हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो सबसे पहले जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? एक बार सभी लोग एक बार हमारे साथ बोल दीजिए जय बिहार, जय बिहार। तो बिहार पुलिस में इतना वैकेंसी जो है बिहार पुलिस का पहली बार देखने को मिल रहा है। इतना वैकेंसी नहीं आती है बिहार पुलिस में। लगभग 21,391 सीटों पर वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सभी लोग इतना शिद्दत से मेहनत करें ताकि आपको बिहार पुलिस में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और इस बार सिलेक्शन पक्की होनी चाहिए, ताकि जो है अगला बार से वैकेंसी इतना बड़ा आ सकता है या नहीं आ सकता। तो बिहार की जो नौकरियां होती है वो रिक्सेबल होती है, तो इसमें रिक्स लेनी होती है। और सबसे ज़रूरी बात है कि बिहार पुलिस में करेंट अफेयर्स की अहम भूमिका होती है, क्योंकि सभी लोग जो हैं करेंट अफेयर्स से ही सभी लोग से आप आगे हो सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच सभी करके रखते हैं। तो करेंट अफेयर्स भी आप लोग कीजिए और करेंट अफेयर्स भी रुक्मिनी एजुकेशन जो हमारी चैनल है उस पर चल ही रही है, तो उस पर करेंट अफेयर्स भी कीजिए। और मैं बिहार पुलिस का स्पेशल बैच लेकर नहीं आया हूँ, मैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस बैच लेकर आया हूँ, ताकि आप क्वेश्चन पर एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं अभी से ही मेहनत करें। 2-3-4 महीना बाद इसका एग्जाम होगा, तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटनी चाहिए। तो सबसे पहले अब हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस निम्नांकित में किन भारतीय राज्यों के समूहों में से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो सबसे पहले आपको जानना है, ये जरूरी है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तभी आप ऑप्शन से छाट सकते हैं कि कौन कौन राज्य से गुजारी जा सकती है, कौन कौन राज्य से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन, मैप पर समझेंगे, मैप पर फुल डिटेल के साथ, और मैप पर समझने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हो। ये भी इस बार दे दी है कि कौन गुजरती है, यानी 3 राज्य दिया हुआ था, देख लीजिए 3 राज्य, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो ये 3 ऑप्शन में दे, तो कौन ऐसा तीनों राज्य है जो तीनों राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा तो मैप पर हम बिल्कुल जानेंगे, जो देख लीजिए। और तो सबसे पहले जानेंगे कि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। तो भारत के 2 भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है यहाँ से निकलती है, कर्क रेखा को देख लीजिए, यहाँ से निकलती हुई गुजरात आती है, गुजरात में प्रवेश करती है, थोड़ा सा राजस्थान लेती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतनी राज्यों से होकर गुजरती है। कितना राज्य? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। एक फिर से देख लीजिए, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5 और पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। इतने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको अब ये भी क्वेश्चन में दे सकती है कि आप कर्क रेखा को क्रम में सजाएं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसको क्रम में सजाएं। तो क्रम में इसको सजा सकते हैं हम इधर से। मैप पर अगर मित्र पर गमछा झाड़े तो ट्रिक हुई, तो इससे आप सेट नहीं कर सकते हैं कि कर्क रेखा जो है कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है। इस पर आप मार सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़े, वो ट्रिक है। और अगर जो सेट करने के दे कि क्रम में बताइए, तो आपको क्रम में बताने के लिए मैप पर याद करना सबसे बहुत जरूरी है। तो मैप पर याद करेंगे क्या चीज? मैप पर देख लीजिए क्या चीज है। पहले देख, हमारे साथ बोलिए, गुजरात, देखिए गुजरात से होते हुए गुजरात, फिर थोड़ा सा राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पहले 5 राज्य याद करेंगे। उधर 2 राज्य है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम उधर हो जाएगा। इधर 6 राज्यों को देखेंगे। गुजरात के बाद थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इधर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल 6 राज्य। उधर त्रिपुरा मिजोरम। अब ये
ये भी बोल सकती है आपको कि पश्चिम से लेकर पूरब की ओर सरियाए या पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर सरियाए। तो आप हमारे साथ बोलिएगा तभी याद होगी, नहीं बोलिएगा तो नहीं याद होगी। ये आज ही हम लोग कर्क रेखा को जो है याद कर लेंगे। तो कर्क रेखा से 8 राज्यों होकर गुजरती, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला कौन? पहला राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर एक बार बोल लीजिए आप लोग ताकि आपको याद हो जाए, दे करके बोलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ताकि अब ये भी पूछ सकती है कि पूरब से लेकर के पश्चिम से सरियाएं तो पश्चिम तक, यानी कि ऐसा जो है टफ अगर जो क्वेश्चन है तभी आपको सरियाने के लिए बोल दी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से मैप पर याद करेंगे और कर्क रेखा को एक बार में ही खत्म। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो आपको टोटल बता दिए हैं 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और क्वेश्चन में क्या कर रही है, तो क्या बिहार से होकर के गुजरती है कर्क रेखा? नहीं, बिहार तो हम बोले ही नहीं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, बिहार तो है नहीं, उधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये बिहार वाला ऑप्शन जो हो जाएगा खत्म। इसमें भी देखिए बिहार है, खत्म। और मैं बताया था कि मिजोरम से होकर गुजरती है, मेघालय से नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इसमें मेघालय दे दिया है, तो ये भी खत्म हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, ये 3 राज्यों से होकर इसमें ऑप्शन जो दिया गया है निम्नलिखित में से, तीनों राज्यों में से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और ये भी क्वेश्चन में पूछ सकती है, कौन सा नदी है, कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन, यानी कि ये कर्क रेखा है, इसको 2 बार काटती है, तो कौन नदी है जो इसको 2 बार काटती है? तो माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को लगभग 2 बार इसको कट करती है। कौन सा नदी है? माही नदी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? क्या चीज? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस तो आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे। रामचरितमानस कोई लोग पढ़े हैं, कोई लोग नहीं पढ़े हैं। रामचरितमानस में टोटल 7 गो कांड है। कौन कौन से कांड है जो सुन लीजिए। कांड ये नहीं पूछ सकती है कि कौन कौन से कांड है, लेकिन ये याद करना होगा आपको कि रामचरितमानस में 7 कांड है। कांड को कुछ कांड के नाम बता देते हैं। अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और अरण्य कांड, ये सब जो हो गई, और कनिष्क कंधा कांड, ये सब जो हो गई ये रामचरितमानस के कांड हो गई। और बता दीजिए रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस जो है इनके लेखक कौन है? तुलसीदास है। अब तो रामचरितमानस के लेखक सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है, लेकिन आप लोग बताइए हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा के लेखक कौन है? तो हनुमान चालीसा भी तुलसीदास ने ही लिखे हैं। हनुमान चालीसा कौन लिखे हैं? हनुमान चालीसा तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है हनुमान चालीसा। और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इस बात पूछ दी है कि कांड कितना है, अगला बार ये भी पूछ सकती है कि छंद कितना है। क्या चीज? छंद कितना है। तो बता दीजिए कि रामचरितमानस में छंदों की संख्या कितना है? तो छंद 208 है। कितना छंद है? 208 छंद है। ये भी पूछ सकती है कि इस बार पूछी थी कि रामचरितमानस में कांड 7 हैं और छंद की संख्या 208 है। कितना है? छंद की संख्या 208 है। और बता दीजिए कि रामचरितमानस में राम शब्द का उपयोग कितना बार किया गया है? ये बड़े एग्जाम में पूछते हैं राम शब्द का उपयोग कितना, चूंकि राम शब्द का उपयोग कितना बार किया गया है, तो 1443 बार जो है रामचरितमानस में राम शब्द का प्रयोग किया गया। अब बता दीजिए सीता शब्द का प्रयोग कितना बार किया गया है रामचरितमानस में? कितना बार? सीता का नाम जो है कितना बार रामचरित में इसका उल्लेख मिलता है? तो 147 बार सीता का उल्लेख मिलता है। किनके नाम मिलता है? 147।
अब बता दीजिए कि चौपाई, चौपाई जानते हैं ना, चौपाई, चौपाई कितना है रामचरितमानस में? तो रामचरितमानस में 4608 चौपाई है। अब यही पूछ सकता है रामचरितमानस में श्लोक की संख्या कितना है? तो रामचरितमानस में श्लोक की संख्या जो है 1074 है। श्लोक की संख्या कितना है? 1074। और राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ था 13 वर्षों में। 13 वर्ष की जब सीता थी, 13 वर्ष की, तो राम के साथ इनको विवाह कर दिया गया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। छंदों की संख्या इस बार अगर जो पूछ दे तो छंद की संख्या रामचरितमानस में 208 है। अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, कनिष्कंधा कांड, ये सब जो हो गई कांड हो गई, यानी कि इसका जो हो गई भाग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का कारण, यानी किसके कारण जो है पोलियो रोग होता है? किनके कारण जो होता है पोलियो रोग होता है? तो विषाणु के कारण जो है पोलियो रोग होता है। और इसका एगो ट्रिक दे देते हैं, विषाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है? तो रूही हमारे साथ पानी में डूबो जरा, रूही हमारे साथ पानी में डूबो जरा, पानी में डूबो जरा, रूही हमारे साथ पानी में डूबो जरा। इससे आपको क्या चीज, इससे आपको याद हो जाएगी, इतना याद करना है, रूही हमारे साथ पानी में डूबो जरा, यानी रूही जो है बिना विषाणु, लड़की है विषाणु होवे करती है, किसी प्रकार से जो है लड़का को ठीक कर देती है। तो देखिए, तो एक नाम है, एक नाम से ये बन रहा था, मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं लिया हूँ, ये नाम से बन रही थी ट्रिक, तो मैंने ट्रिक को बना दिया। रूही, आर से क्या चीज हो जाएगा? रेबीज। रेबीज जो होता है, रेबीज किसके कारण? विषाणु के कारण। ही से क्या चीज जो होगा? हेपेटाइटिस। क्या चीज? हेपेटाइटिस, रेबीज, हेपेटाइटिस। हमारे तो हो गया। म से क्या चीज हो जाएगा? हमारे में क्या चीज? म से, इसको म से यहाँ रहने देते हैं। रूही हमारे साथ, म से लिख लीजिए मलेरिया। क्या चीज? मलेरिया। रूही हमारे साथ पानी से क्या चीज हो जाएगा? पानी से क्या चीज हो जाएगा बता दीजिए? पानी से हो जाएगा पोलियो। क्या चीज? पोलियो। और डूबो से क्या चीज हो जाएगा? डेंगू। डूबो से क्या चीज? डेंगू। और जरा से कौन जो है? जिका रोग। ये सब जो रोग है वो क्या चीज से? विषाणु से होने वाला रोग है। तो मान लेंगे कि रूही एक विषाणु है जो केकरो पकड़ के खत्म कर सकती है, यानी लड़की है, इस सब विषाणु होवे करती है। तो याद कर लीजिए, रूही विषाणु है। रूही हमारे साथ पानी में डूबो जरा, पानी में डूबिएगा तो ये खत्म कर देगी, बाहर आपको निकलने नहीं देगी। तो रूही हमारे साथ पानी में डूबो जरा। रेबीज, हेपेटाइटिस, RU से रेबीज, HI से हेपेटाइटिस, M से मलेरिया। साथ किससे कुछ नहीं होगा, साथ वो रखबे नहीं करेगी, डुबाइए देगी। पानी से पोलियो हो जाएगा। म से क्या चीज? मलेरिया, इसी में मर्ज कर सकते हैं। डूबो से क्या चीज? डेंगू। और जरा से जिका रोग। ये रोग जो है विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु से होने वाला यह रोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पोलियो किससे के कारण हो रहा है? तो यह जो है पोलियो विषाणु के कारण यह होने वाला रोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किन लोगों की आय औसत न्यूनतम खपत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? यानी इनमें से जो दिया गया है, संपूर्ण गरीबी, रिश्तेदारी गरीबी, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी, इसमें क्या कहा? इनमें से कौन लोग हैं जिनकी न्यूनतम खपत, यानी जितना खपत होनी चाहिए, जितना, यानी मनुष्य की कितना खपत हो सकता है, यानी कपड़ा पर, भोजन पर, मकान पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, यातायात पर, इतना न्यूनतम खपत मनुष्य का होता है। तो ये न्यूनतम खपत भी उसके पास अगर जो पर्याप्त नहीं है, यानी उसके पास अगर जो जितना खर्च होनी चाहिए, कपड़ा, शिक्षा, मकान, उस पर भी इसको खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो कौन सा गरीब होगा? ये पूरी की पूरी गरीबी होगी, यानी संपूर्ण गरीबी के में इसको रख सकते हैं। रिश्तेदारी गरीबी, ऐसू रिश्तेदार तो जानवे करते हैं कि गरीबी देखेबे करती है रिश्तेदार। और रिश्तेदार की एक खूबी और है
आप लोग जानिए रिश्तेदार की, अगर जो रिश्तेदार से अगर जो आप मदद मांगते हैं तो वो आपको मदद नहीं भीख देती है। तो रिश्तेदार से मदद भीख के तौर पर ही मिलती है, मांगिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लीजिए, आय का औसत न्यूनतम खपत जो जितना कमाता है हो रहा से ज़्यादा खपत, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा खपत हो रहा है। तो मतलब वो पूरी की पूरी गरीब हैं, आप माइनस में जा रहे हैं, यानी आय कम खर्चा ज़्यादा। सुनबे किए होंगे तो यह संपूर्ण गरीबी है। आंगनबाड़ी की नौकरी गाना सुनबे किए होंगे, खेसारी लाल वाला आंगनबाड़ी रे दिल्ली से घर अब बिगाड़ी। तो उस पर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या चीज, सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, यानी किसके बाद जो है सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है। तो होम रूल एनी बेसेंट और कौन, होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1918 ईस्वी में। कब, 1918 ईस्वी में, सॉरी होम रूल आंदोलन देख लीजिएगा एक बार, इसमें कंफर्म नहीं मालूम है चल रहा है। होम रूल आंदोलन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ है, वापस लिया गया था 1911 ईस्वी में। दांडी मार्च कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू हुई थी। 6 अप्रैल क्या चीज, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी जी अपना ये जो है दांडी मार्च जो है खत्म कर दिए थे, यानी दांडी मार्च खत्म। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया था, तो 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। तो यह जो है कांग्रेस द्वारा, काम नहीं कर रहा है डिजिटल बोर्ड, 1 मिनट। हाँ, डिजिटल बोर्ड अब देखिए डिजिटल ही है, कभी भी गड़बड़ी आ सकती है। तो देखिए क्या चीज़ है, हाँ अब चल रही है, बढ़िया चल रही है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 ईस्वी में। कब की गई, 1929 ईस्वी में। दांडी मार्च 12 मार्च। तो यानी कि बोल रहा है किस आंदोलन के बाद जो है सबनीय अवज्ञा आंदोलन, तो यानी दांडी मार्च के बाद जो हुई थी आंदोलन वो सबनीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो किसके बाद हुआ है, तो दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च बता दिया हूं मैं, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। इसमें महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ 340 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए थे। कितना, 340 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए थे। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में वापस ले लिया गया था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन को वापस ले लिया। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और वापस कब ले लिया गया था, तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में किया गया था, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस जो पार्टी थी इनकी अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर में। कहाँ, लाहौर में। तो उसी समय जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद मैं बता देता हूँ होम रूल लिंग, हाँ होम रूल लिंग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई है। कब, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग की स्थापना किए थे। कौन, 1916 ईस्वी में। तो किसके बाद हुआ है, यानी सबनीय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद हुआ है सबनीय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देख लीजिए, वर्तमान में भारतीय मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है, वर्तमान में। तो वर्तमान में किस पर आधारित है, तो वर्तमान में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। अब न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या होता है, तो यानी विदेशी मुद्रा, विदेशी क्या चीज, विदेशी मुद्रा और सोना, विदेशी मुद्रा और सोना, गोल्ड, सोना को रखा जाता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि विदेशी मुद्रा और सोना को जो रखा जाता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में। और वर्तमान भारतीय भी मुद्रा जो है, यानी कि विदेश से भारत के पास मुद्रा ज़्यादा आती है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है
बहुत अधिक है, यानी 140 करोड़ से ऊपर हो चुका है, और यह दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। तो इसका इसमें जो है भारत में उतनी बड़े बड़े कंपनियां नहीं हैं जिसके कारण पूरी भारत को रोजगार मिल सके। तो भारत के जो श्रमिक हैं वो दूसरे देश जाते हैं और दूसरे देश से कमा करके विदेशी मुद्रा तो है ये इसी के द्वारा जो है भारत के पास अकाउंट में आता है। तो विदेशी मुद्रा और सोना जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में रखा जाता है, और वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। और लिख दे, हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रस्तावना में बोला गया था हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्रात्मक बनाने के लिए हम लोग अथक प्रयास करें। ये जो है किस में बोला गया था, तो भारत संविधान के प्रस्तावना में जो है क्या बोला गया था, हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक, ये जो है बात बोली गई थी। और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। संविधान का आत्मा, ये भी आपसे पूछ सकती है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान का जो चल रही है हाँ, तो संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। और बता देते हैं आप लोगों को कि संविधान का आत्मा क्यों कहा जाता है। तो यानी कि जब आप अपना संविधान उलटिएगा तो पहला पेज में ही प्रस्तावना लिखी होती है, और प्रस्तावना का मतलब यानी कि जो पूरा जो हमारा संविधान अनुच्छेद नीचे अंदर लिखा गया है उसी का सभी में से निचोड़ जो है एक प्रस्तावना ऊपर पेज में लिख दिया गया है। प्रस्तावना कब पारित हुआ था, कब संविधान में जोड़ा गया है, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। कब 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी के संविधान जो है प्रस्तावना बनी थी। नेक्स्ट देख लीजिए, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। आप सबसे पहले जानिएगा ओडोमीटर किसे कहते हैं। तो यानी जब हम बाइक चलाते हैं ना, बाइक या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो ओडोमीटर यानी कि गाड़ी में 2 प्रकार की मीटर लगी होती है। गाड़ी में कोई भी गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं या 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी चलाएं तो 2 प्रकार के मीटर होती है। ऐसे तो 3-4 बहुत प्रकार के मीटर होती है। 3-4 एगो तेल बताने वाला होता है, एगो स्पीडोमीटर होता है। क्या चीज? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का क्या काम है, तो यानी कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो कितना के स्पीड में चला रहे हैं, तो कितना के स्पीड में चलाने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। और कितना किलोमीटर अभी तक जो गाड़ी चली है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, तो उसी को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? ओडोमीटर। तो यानी दूरी को मापने के लिए हम लोग जो है ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सत्याग्रह कहते किसको हैं। सत्याग्रह किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जानेंगे सत्या से मतलब क्या हो गया? सत्य। आग्रह का मतलब अहिंसा। आग्रह का मतलब अहिंसा नहीं होता है, आग्रह का मतलब अनुरोध। लिख लीजिए, अनुरोध। आग्रह का मतलब अनुरोध। यानी कि सत्याग्रह उसे कहते हैं यानी कि हम सत्य के मार्ग पर चल करके अहिंसा नहीं करेंगे, मार फाड़ नहीं करेंगे, शांति तरीका से बैठ करके हम किसी भी वस्तु का विरोध करेंगे, उसे हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी तो सबसे पहले सत्याग्रह किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए हैं। कब किए हैं? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह
महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में किए थे। और नील के चंपारण में जो है अंग्रेज नील की खेती को विरोध करने के लिए नील के खेती का विरोध 3 कठिया प्रणाली लागू हो गया था कि अगर जो आप 1 बीघा खेती करते हैं तो उसमें कम से कम 3 कट्ठा का जो है नील की खेती करनी होती थी। किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था, क्योंकि नील का खेती जो साल भर में 1 बार होती थी, नील के उपजता था, और इसमें जो है अगर जो 1 बार नील की खेती कर लिए तो उसके बाद यह जो जमीन है बंजर हो जाती थी, जिसके कारण किसान नहीं करना चाहता था। और इसी से किसान जो है काफ़ी परेशान हो रही थी, टैक्स भी उसे भरना होता था। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने राजकुमार राव के आग्रह पर बिहार आए, बिहार के चंपारण जिला में, और चंपारण जिला में आकर के सत्य और अहिंसा के साथ अंग्रेजों का विरोध किए। उसी को सत्याग्रह कहते हैं, और सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने ही किए हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ रही है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन जो है बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछ रही है। तो सुंदर सुंदर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सुंदर सुंदर दिमाग का भी होना बहुत जरूरी है। क्या चीज? सुंदर सुंदर दिमाग की भी होना बहुत जरूरी है। क्या चीज करा? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है, यानी कि किस सूची में आर्थिक नियोजन का विषय है। अब बता दीजिए, राज्य सूची, संघ सूची और समावर्ती सूची। तो सूची कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम ये लोग ये जान लेंगे। सूची जो है कितने प्रकार की होती है, सूची कितने प्रकार की होती है। तो क्या चीज? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो विशिष्ट सूची। विशिष्ट सूची नया जोड़ा गया है, विशिष्ट सूची जो है, विशिष्ट सूची नया जोड़ा गया है। यानी विशिष्ट सूची के अंतर्गत जो नए नए वस्तुएं आएंगे, नए नए जो नियम कानून लागू होगा वो विशिष्ट, जैसे कि मोबाइल, टेलीफोन, ये सब जो है विशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो संघ सूची पहले अब जानेंगे कि अभी वर्तमान में संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है वर्तमान सूची में, और पहले कितना विषय था। पहले तीनों में जान लेंगे कि पहले कितना था और अभी कितना है। सूची कितने प्रकार की होती है? तो सूची जो होती है 4 प्रकार की होती है। संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि राज्य सूची में पहले जो था 67 विषय था। कितना विषय था? 67 विषय था। और 67 विषय से घटा करके 66 विषय था। कितना? 66 विषय। और 66 विषय को घटा करके 61 विषय कर दिया गया है राज्य सूची में। जो राज्य सूची में 67 विषय पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में 61 विषय है। ये आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये भी पूछ सकती है कि राज्य सूची में कितनी विषय है, संघ सूची में कितनी विषय है। यो इसमें संघ में लिख लिए है ना, इसमें लिख लीजिए राज्य में पहले 66 विषय थी, अब कितना राज्य में बच गया है? 61 विषय बच गया है। इसको हटा दीजिए। और देख लीजिए, संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में पहले 97 विषय था, अब इसमें बढ़ा करके 98 विषय कर दिया गया है। कितना विषय कर दिया गया है? 98 विषय कर दिया गया है। और अगर जो हम बात कर लेते हैं समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, और अब जो है इसमें 52 विषय कर दिया गया है। कितने विषय कर दिया गया है? 52 विषय कर दिया है। और सूची किस अनुसूची के? तो 7वां अनुसूची के अंतर्गत शक्ति का विभाजन होता है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, 7वां अनुसूची। यानी पूछ देगा कि सूची कितने के अंतर्गत आता है, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और विशिष्ट सूची। तो ये 7वां अनुसूची के अंतर्गत ही आता है। 7वां यानी शक्ति का विभाजन, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि सब वर्तमान में आर्थिक नियोजन, आर्थिक योजना जो है किस विषय के अंतर्गत है? तो किस विषय के अंतर्गत है? तो समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत है।
समवर्ती समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है क्या चीज आर्थिक योजना रखा गया। किस क्या चीज आर्थिक योजना। आर्थिक योजना के तहत इसमें 20 आर्थिक योजना इसमें समवर्ती सूची में शामिल की गई है। कितने 20 आर्थिक योजना जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। और इसी के अंतर्गत आर्थिक योजना के अंतर्गत आर्थिक यानी कि योजना आयोग का गठन किया गया था। कब योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन किया गया था आर्थिक योजना में 20 सूची है उसी के तहत। और योजना आयोग का गठन कब हुआ है, तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुई थी। तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आर्थिक योजना जो है किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान उद्देशिका का विचार लिया गया है। यानी कि संविधान सभा में जो उद्देशिका है, उद्देश्य है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है लिया गया यूएसए के संविधान से इसका विचार लिया गया है। क्या चीज उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का क्या चीज उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है, उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है, तो यूएसए यानी यूएसए के संविधान से जो है उद्देशिका लिया गया। अगर जो पूछ दे उद्देशिका का विचार लिया गया, लेकिन पूछ दे अगर जो आपसे उद्देशिका का भाषा किससे लिया गया है, उद्देशिका का जो भाषा है वो किससे लिया गया है। उद्देशिका का भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और बता दीजिए, और मैं बता देता हूँ उद्देशिका लिया गया है यूएसए से। मौलिक अधिकार किससे लिया गया है, तो ये भी यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार। निर्वाचन पूर्वावलोकन किससे लिया गया है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही निर्वाचन पूर्वावलोकन लिया गया है। और बता दीजिए कनाडा है, कनाडा से क्या चीज लिया गया है, संघात्मक विशेषता। संघात्मक विशेषता कहाँ से लिया गया है, संघात्मक विशेषता ये भी कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषता कहाँ से, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए। उद्देशिका लिया गया, उद्देशिका का विचार यूएसए से। अगर जो उद्देशिका की भाषा पूछ दे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मौलिक अधिकार नॉर्मल है, सब जानते हैं कि यूएसए से लिया गया। संविधान की संघात्मक विशेषता जो है कनाडा से लिया गया है। आगे देख लीजिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। कौन सा अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है, तो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। और आप लोग बता दीजिए कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का प्रावधान, यानी राष्ट्रपति का कौन कौन सा नियम है, जो राष्ट्रपति का प्रावधान किस में है, राष्ट्रपति का प्रावधान जो है प्रावधान वो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 300 में क्या चीज है, तो अनुच्छेद में 300 में क्या चीज है, भारत सरकार केंद्र सरकार पर मुकदमा कर भारत सरकार जो है केंद्र सरकार के नाम से मुकदमा कर सकता है। केंद्र सरकार के नाम से मुकदमा कर सकता है। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत है मुकदमा। और बता दीजिए कि अनुच्छेद 300 के क, यानी 300 के ए कह सकते हैं या क कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। 300 के अनुच्छेद 300 के क में क्या चीज है, यानी कि संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसको हटा करके, यानी मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार पहले था मौलिक अधिकार में, उसको हटा करके विधिक अधिकार में रख दिया गया है। किसके अंतर्गत, तो यह अनुच्छेद पहले 31 में था संपत्ति का अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार जो है 300 के क में आ गया है। संपत्ति का अधिकार किस में आ गया है, 300 के क में आ गया है।
नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में चाय उत्पादन का प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में असम जो है सबसे नंबर 1 पर, भारत में चाय उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। अगर जो पूछते विश्व में भारत का चाय में उत्पादन में कितना नंबर पर है, विश्व में जो है भारत दूसरा नंबर पर है। भारत कैमा नंबर पर है? दूसरा नंबर पर। प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर विश्व में चीन है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि चीन जितना चाय का उत्पादन करता है खुद घटोस जाता है। चीन खुद घटोस जाता है, लेकिन भारत जो चाय का उत्पादन करता है टोटल के टोटल मार्केट में बेच देता है। यानी निर्यात करने में सबसे अधिक मामलों में भारत है, लेकिन उत्पादन में सबसे ज़्यादा चीन है। अब भारत, आप अब लोग चाय पीते होंगे, कौन? डालमिया गोल्ड। तो डालमिया गोल्ड क्या चीज़ है जानते हैं? भूसी। यानी कि चाय का जो भूसी उड़िया के, जैसे कि अब मसूरी, खेसारी, धान के हम लोग जो झरनी करते हैं आप लोग, तो भूसिया उड़िया के खेतवा में ऐसी खरानी में बिगा जाता है। उसी भूसिया को उठा के रिफाइन करके जो है डाल दिया जाता है और ये बना दिया जाता है डालमिया गोल्ड। सबसे भारत का सबसे नंबर 1 चाय वही है भूसी। और चाय जो होती है चाय पत्ती होती है, पत्ता के टाइप का होता है चाय, पत्ता चाय का होता है, तो वो बड़ी महंगा देती है। वो भारत में कोई यूज नहीं, डालमिया गोल्ड यूज कीजिए, सबसे सस्ता, तो उसका आनंद और है। नेक्स्ट देख लीजिए, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो 19 ईस्वी में जो मोपला विद्रोह है वो मोपला मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? मालाबार क्षेत्र में। मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह जो 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। कहाँ हुआ है? केरल में। तो 1921 ईस्वी में जो मालाबार क्षेत्र में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है, केरल में। और मोपला विद्रोह जो आप बताते हैं ये कौन सा विद्रोह है? मोपला विद्रोह, मोपला तो यह धर्म विरोधी है, धर्म से रिलेटेड है, धर्म विरोधी है। धर्म के लेकर के अपने धर्म को सभी सर्वश्रेष्ठ समझते थे। हाल फिलहाल में आप लोग केरला स्टोरी देखे तो केरला स्टोरी भी विवादित मूवी थी, और वही तो मोपला विद्रोह धर्म से रिलेटेड। यहाँ धर्म का जो है विवाद सब दिन से चलता आ रहा है। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि धर्म विरोध जो है मोपला विद्रोह जो है चल रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची को सुमेलित कीजिए। तो सूची को, यानी कि सूची को सुमेलित कीजिए। तो आप लोग अगर जो फाउंडेशन बैच में पढ़े होंगे, ये तो मैं बता देता हूँ याद करने की किस प्रकार से क्वेश्चन आती है, आप किस प्रकार से बना सकते हैं, अगला बार कौन कौन से क्वेश्चन आने वाली है वो क्वेश्चन। लेकिन आपको जो है फाउंडेशन बैच में ज्योग्राफी के किए होंगे तो आराम से मार सकते हैं। अब बताइए, बादाम की पहाड़ी कहाँ है? तो बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में है। बादाम की पहाड़ी कहाँ है? तो बादाम की पहाड़ी जो है उड़ीसा में है। अब बता दीजिए आप लोग, डल्ली राजहरा कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में है। केंद्रमुख कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। केंद्रमुख कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। और बता दीजिए, नोआमुंडी कहाँ है? तो यह झारखंड में है। तो इस प्रकार से तो कौन सा ऑप्शन में है? एक का कहाँ कौन होना चाहिए? 2। तो एक का 2, यानी कि सी और डी दोनों में है। फिर उसके बाद 3 का 2 का किस में होना चाहिए? 3 में। तो 2, यानी बी का 3 किस में है? तो सी में है। इसमें 1 दिया हुआ है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। तो बादाम की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा। आप भी लोग भी हमारे साथ बोलिए ताकि आपको याद हो जाए। बादाम की पहाड़ी उड़ीसा, बादाम की पहाड़ी उड़ीसा, डलीजरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़, केंद्रमुख की पहाड़ी कर्नाटक, नोआमुंडी की पहाड़ी झारखंड। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सप्त क्रांति राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है सप्त क्रांति की जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है सप्त क्रांति लाई गई थी। और 1934 ईस्वी में, कब? 1934 ईस्वी में सप्त क्रांति आई थी। और 1934 ईस्वी में जो राम मनोहर लोहिया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन किसने किए थे? राम मनोहर लोहिया ने 1934 ईस्वी में। तो सप्त क्रांति की अवधारणा किसने? राम मनोहर लोहिया द्वारा जारी किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? यानी लोकसभा और राज्यसभा की अगर जो बैठक बुलानी होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कौन बुला सकते हैं? तो राष्ट्रपति ही लोकसभा और राज्यसभा का बैठक बुला सकते हैं। ये कितना अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 118 में वर्णन किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा, और अनुच्छेद 118 ईस्वी में इसका जो है इसका 118 में वर्णन किया गया है। देख लीजिए, अब इसको भी मिलान कीजिए कौन अनुच्छेद किसके तहत आ गया। तो बता दीजिए, अनुच्छेद 215 में क्या चीज है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 215 में, यानी इस एक ही ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं। तो 1 का 4 होना चाहिए। 1 के 4 ए और डी 2 गो में है, तो यानी बी और सी तो खत्म हो गई। उसके बाद अब बता दीजिए 222 अनुच्छेद किस में है? तो 222 यानी 222 में किसका वर्णन किया गया है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंतरण, यानी कि अनुच्छेद 222, यानी बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 किस में है? बी का 1, हाँ बी का 1 ये दोनों में है, तो लेकिन बी तो पहले ही खत्म हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1, यानी 2 को भी आ रही तो आप आराम से इसको मार्क कर सकते हैं। तो क्या चीज? अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 215 में है। 222 में किसी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में के अंतरण, और 200 और कितना है? 226 में क्या चीज है? 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226 में है। कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 227 की क्या चीज है? सभी न्यायालयों को अधीक्षण शक्ति जो है किस में किया गया है? 227 में किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, ओह मैथ आ गई। तो बिहार पुलिस में मैथ भी पूछती है, मैथ बहुत आसान होती है बिहार पुलिस में, तो यह भी आपको क्या चीज मैथ भी देखना है। मैथ का क्वेश्चन है, एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए उसको 40% लाना था, यानी कि उत्तीर्ण, यानी अगर जो है एगो छात्र है उसको पास करने के लिए 40% मार्क होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कह रहा है? 40% होनी चाहिए थी, लेकिन वह 67 अंक पाता है। कितना अंक लाता है? वह 67 अंक लाता है, और 13 अंक से विफल हो जाता है, यानी 13 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि उसको अगर जो 13 मार्क्स और आ जाते, 13 नंबर और आ जाता, तो वो लड़का पास हो जाता। तो यानी 40% पर पास होना था, 67 लाया है, 13 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 13 इसमें और जोड़ देंगे तो 40% की वैल्यू हो जाएगी। 13 और नंबर आता तो पास हो जाता। पास मार्क कितना है? 40%, यानी कि 40% का वैल्यू जो है 67 में 13 जोड़ेंगे तो 80। कोई दिक्कत नहीं। अब तो पूछ रहा है अधिकतम अंक कितना था, तो 80 लाया है, कितना का वैल्यू है? 40% के। अब कोई भी अपने आप में 100% होती है, कितना होती है? 100%। तो अधिकतम अंक कितना था? अधिकतम करेंगे तो कितना लाना? 100 में लाना होता है, तो अधिकतम 100 काटेंगे, 2 बार में कटेगा, यानी 2 गुने 100 200, यानी कि उसको अधिकतम अंक जो थी 200 मार्क्स लानी थी। कितना लानी थी? 200 मार्क्स को टोटल नंबर था 200 मार्क्स का, और तो इसमें 40% का वैल्यू 80, और उसके बाद मार्क्स ऊपर परसेंटेज नीचे, जितना लाना है अपने आप में 100% होती है, जितना लाना होता है तो 100 से गुना, कहानी खत्म। नेक्स्ट देख लीजिए, एक नया राज्य बनाने के संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? जब हम एक नया राज्य बनाना चाहते हैं तो संविधान का कैसा बहुमत होना चाहिए? तो संविधान का बहुमत हो जाना साधारण बहुमत। साधारण बहुमत आपके पास है तो आप नया राज्य का गठन कर सकते हैं, यानी कि टोटल अगर जो संसदों की संख्या बता देते हैं आपको, संसदों की संख्या कितना है? तो 550 है। 550 में अगर जो साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत मतलब आधा बहुमत से कुछ ज़्यादा, क्या चीज? कुछ ज़्यादा,
कुछ ज़्यादा अगर जो बहुमत आपको मिल जाती है तो आप उससे क्या चीज़ करेंगे, आप जो है नया राज्य की घोषणा कर सकते हैं। तो यानी कि 200 कितना 275 13 सीट और ले आइए, 13 सीट और ले आइएगा। साधारण बहुमत प्लस 13 सीट एक्स्ट्रा, कितना 13 सीट एक्स्ट्रा अगर जो आप हो गई तो आप नया राज्य का गठन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैथ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। एक दुकानदार ने 30 किलो चावल 70 रुपया में खरीदा। ओह, एक दुकानदार ने, हाँ एक दुकानदार जो है, सपोज दैट हम दुकानदार हैं, हम चावल खरीदे हैं, कितना चावल खरीदे हैं 23 केजी चावल खरीदे हैं 70 रुपये किलो। अब फिर क्या कह रहा है, और 70 रुपये प्रति किलो की दर से, और 20 किलो चावल जो है 70.7575 पैसे प्रति किलो की दर से और खरीदे। पहले से हम 30 किलो खरीद लिए थे 70 रुपया, और 20 किलो चावल और खरीदेंगे 70.75 रुपये से खरीदेंगे, और वो दोनों प्रकार के जो चावल है उसको आपस में मिला देंगे, और मिलाला के बाद वो चावल को, टोटल चावल को जो है 80.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचेंगे। तो हमको लाभ कितना होगा, ये जब मान दे दिया है, लाभ कितना रुपया का जो है हमको लाभ होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 30 रुपये प्रति किलो है, 30 रुपये प्रति किलो, तो 30 किलो के दाम कितना हो जाएगा, 30 गुने 70, जिस प्रकार से आप लाते हैं ना, यानी कि 10 रुपये किलो अगर जो प्याज दे रहा है तो 5 किलो लाभ हो जाएगा, तो 10 गुना 5 50, तो उसी प्रकार से 30 गुने 70। उसके बाद की करा, 20 किलो और खरीद के मिलाया था ना, तो कितना प्लस कर देते हैं, 20 किलो और खरीदा था, कितना कैसे खरीदा था ये चावल, अभी 70.75 रुपये से एक खरीदा था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए, 30 गुने 70 210 और प्लस 2100, 2100। अब 20 गुने 70.75 इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1415 रुपया, कितना 1415। ये दोनों को टोटल जोड़ दीजिए, 2100 1415 कितना हो जाएगा, 3515 रुपया हो जाएगा। उसके बाद की करा, टोटल हमारा पास चावल कितना है, 30 20 50, और 50 को मिला करके बेचा है, कितना में बेचा है, 80.50 में। कुल्हे के मिलाया है तो कितना बेचा है, 80 कुल्हे, कितना चावल हमारे पास हो गई है, चावल हमारे पास कितना 50 केजी, और 50 केजी को चावल के कितना बेचा है अभी 80.50, और 80.50 के 50 से अगर जो हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, बताइए आप लोग, गुना करके बताइए आप लोग। तो 50 से गुना करेगा तो ये जाएगा 4025 रुपया, 80 से गुना कीजिएगा। और लाभ कितना, तो हम इतना में खरीदे थे और इतना में बेचे हैं, तो दोनों को घटा देंगे, तो दोनों को घटेला के बाद कितना हो जाएगा, जो बचेगा लाभ आ जाएगा। तो यानी कि 4025 माइनस 3515, कितना 3515 माइनस करेंगे तो 510, यानी 510 रुपया का जो है हमको लाभ हो गया है, कितना 510 रुपया का लाभ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, अंकित मूल्य पर 1200 रुपये वाली एक मेज का आग्रह करता है और उसको 1100 में बेचा, तो मेज को खरीदी गई छूट का दर ज्ञात कीजिए, छूट का दर ज्ञात कीजिए। यानी कि 12 उस पर एक मान लिया जाए मैं एक पेन खरीदा हूँ, एक पेन का कीमत 1200 रुपया है, अंकित मूल्य है यानी मार्क प्राइस पर, इस पर लिखा हुआ 1200 रुपया है। उस दुकानदार ने हमको 1100 रुपया में एक पेन को दे दिया है, तो हमको कितना % वो छूट दिया है वही निकालना बोल रहा है। तो मार्क प्राइस देख लीजिए, मार्क प्राइस कितना है, MP कितना है, मार्क प्राइस 1200 रुपया है, और बेचा है कितना, SP कितना किया है, तो SP किया है 1100 रुपया में, कितना में 1100। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है छूट कितना होगा, छूट कितना का वो छूट दिया है, तो कितना का, तो 100 रुपया के देखिए छूट दे रहा है, 1100 में खरीदा है, कितना का था, बेचा 1100 में, मार्क था 1200 का, तो 100 का छूट मिला है। कितना से दिया है, तो 1200 न लिखा हुआ था तो 1200 से दिया है, छूट गुने कितना 100, % में निकालने के लिए गुना 100 काट देंगे हम लोग,
शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी 100/12। 100/12 का वैल्यू कितना होगा? 12 96 8.4 बटा कितना 12। इसको और काट लेंगे तो 1/3, यानी 8 सही 1/3% हो जाएगा। इतना को हमको जो है छूट दिया है, ऑप्शन नंबर नहीं दिया हो तो इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8.1/3% का जो है हमको छूट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामदफा तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। अरुणाचल प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है देहांग देहांग। क्या चीज? देहांग देहांग। देहांग देहांग इस बार पूछिए नामदफा, अब भी पूछ सकती है देहांग देहांग नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, कोई दिक्कत नहीं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार जो है इसके प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। किस दरवाजा? अलाई दरवाजा। अब बता दीजिए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? निर्माण किसने? तो निर्माण तो किए थे कुतुबउद्दीन ऐबक। कुतुबउद्दीन ऐबक जो है शुरू किए थे कुतुब मीनार को जो है निर्माण करने के लिए, लेकिन वह नहीं निर्माण हो पाया। वो घोड़ा से गिर के कुतुबउद्दीन ऐबक का जो है मृत्यु हो गई, और उनके जो कुतुबउद्दीन ऐबक जो हैं इनके दामाद कौन थे इनके? तो इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश थे, और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के जो निर्माण कार्य पूरा करवाए थे। कौन? इल्तुतमिश ने करवाए थे। कुतुबउद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था, और गुलाम वंश का था, और कुतुबउद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। और ये अपने गुलाम से ही अपनी बेटी को शादी कर दिया था, जिसके कारण जो अधूरा सपना था बेटी दामाद मिल करके पूरा कर दिए। कौन? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कर दिए। तो आज के लिए ही इतना ही रहने दीजिए, और जो है हम लोग बिहार पुलिस की जो है तैयारी कीजिए बहुत ही बढ़िया से। और मैं बहुत बढ़िया डिस्कशन के साथ बताया हूँ, फुल डिस्कशन किया हूँ, इसमें कोई दुमत नहीं। ये नहीं कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, यानी आगे क्वेश्चन आने वाली उससे भी मैं रिलेटेड जानकारी दे दिया हूँ। और अच्छी लगी अगर जो वीडियो तो चैनल को आगे भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटा वाला बटन भी है उसको भी दबा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत होगी अगर जो कोई भी पूछे, अगर जो गड़बड़ी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इसी के साथ इतना ही, धन्यवाद। आगे कल मिलते हैं।